एक गौरवशाली परंपरा का नाम है वैश्य समाज। आदि से लेकर आज तक देश के विकास में हर जगह वैश्य समाज की एक बड़ी हिस्सेदारी रही है। देश के विकास का दूसरा नाम ही है वैश्य समाज। वैश्य समाज के कार्यों को एक छोटी सी फिल्म में समायोजित नहीं किया जा सकता। हमने एक बहुत छोटी सी एक पहल की है, वैश्य समाज के कार्यों की एक छोटी फिल्म में समायोजन करने की। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा है, ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु रजन्य कृतः उरु तद्दस्व यद्वेषः पदभ्याम शूद्र जायत। इस श्लोक का भाव सरल शब्दों में समझे कि अगर समाज एक शरीर है तो फिर ब्राह्मण उसका मुख हुए, क्षत्रिय भुजाएं हैं, वैश्य जंघाओं के समान है और शूद्र उसके पैर है। विकास के क्रम की बात करें तो सभ्यता के साथ साथ नए व्यवसाय भी कालांतर में जुड़ते चले गए। शुरुआत के आखेटी समुदायों में अनसिखियों को बोझा ढोने का काम दिया जाता था। बाद में उन्हीं में से जब कुछ लोगों ने खेती का काम सीखा तो वो शिकार की जगह खेती करने लगे। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में एक वर्ग वो भी था जो होशियार था, समझदार था, ईमानदार था, मेहनती था, जिसने लोगों की ज़रूरतें समझी। खेती से हटकर रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य ऐसे व्यवसाय में आया जो लोगों की ज़रूरतें बनता चला गया। इस समुदाय ने कृषि प्रधान जानवर पालने शुरू किए और उनको अपनी संपदा में शामिल कर लिया। अब श्रम के बदले जानवरों और कृषि उत्पादों का आदान प्रदान होने लगा। मानव समुदाय बंजारा जीवन छोड़कर कृषि और जल स्रोतों के करीब रहने लगा। अब उनका मुख्य लक्ष्य संसाधन जुटाना और उनको प्रयोग में लाकर अधिक सुख संपदा बढ़ाना था। इस व्यवसाय को करने के लिए व्यापारिक सूझबूझ, व्यवहार कुशलता, परिवर्तनशीलता, वाक्पटुता, सहनशीलता, धैर्य, परिश्रम, चतुरता और जोखिम उठाने की जरूरत थी। वैश्य कृषि, पशुपालन, उत्पादन वितरण, कृषि संबंधी औजारों के रखरखाव और क्रय विक्रय का धंधा करने लगे। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण और उसके बाद दूर देशों तक उसका प्रसार वैश्य समुदाय ने ही किया या उनकी वजह से हुआ। लेकिन ऐसा ही नहीं कि वैश्य समाज के लोगों ने केवल व्यापार किया। इतिहास का पन्ना पलटिए, शासक के रूप में, प्रशासक के रूप में वैश्य समुदाय का नाम बहुत आगे बढ़ा। वायु पुराण में लिखा है कि राजा पद्माकर गुप्त उत्तर गंगोत्री से लेकर प्रयाग तक के राजा थे। उस समय लक्ष्मणपति गुप्त नाम के राजा प्रयाग के संगम पर क्रीड़ा करते थे और सिंधु के ऊपर रमणीय रत्नसारपुर में आनंद पूर्वक निवास करते थे। महाभारत में उल्लेख है कि धृतराष्ट्र की पत्नी वैश्य जाति की थी और उसी का पुत्र था युयुत्सु। ये सच है कि महाभारत लड़ाई की शुरुआत में युयुत्सु कौरवों के साथ था, लेकिन जब से उसे ये लगा कि अन्याय के खिलाफ धर्म की लड़ाई पांडव लड़ रहे हैं तो वो धर्म के पक्ष में खड़ा हो गया। युद्ध के बाद युयुत्सु इंद्रप्रस्थ का राजा बना। जैन साहित्य के अनुसार शिशु नागवंश के अजातशत्रु का बेटा उदयन भाटिया वैश्य जाति का था। इतिहासकार नागेंद्र नाथ बसु ने चंद्रगुप्त मौर्य को वैश्य जाति का लिखा है। गुजरात के जूनागढ़ अंचल के गिरनार पर्वत श्रृंखला में एक शिलालेख पर लिखा है, मोपेस्थ राजा चंद्रगुप्त राष्ट्रयेन वैश्येन पुष्यगुप्तम कारितम शोकस्य मौर्यसम, यानी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने वैश्य कन्या से ही विवाह किया था। पुष्यमित्र उनके साले थे और उन्हें सौराष्ट्र क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया गया था। महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के। सन 1193 तक अग्रोहा में
अग्रसेन वंशजों का राज था। धार्मिक मान्यता अनुसार महाराजा अग्रसेन का जन्म भगवान श्री राम की 34वीं पीढ़ी में सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के महाराज वल्लभ सेन के घर में द्वापर के अंतिम काल और कलयुग के प्रारंभ में आज से 5184 वर्ष पहले हुआ था। राजा नागराज की कन्या राजकुमारी माधवी से स्वयंवर के जरिए इनका विवाह हुआ था। इस स्वयंवर में देवताओं के राजा इंद्र भी आए थे, लेकिन राजकुमारी माधवी ने जयमाल राजकुमार अग्रसेन के गले में डाल दी। इस विवाह से इंद्र जलन और गुस्से से आपे से बाहर हो गए और उन्होंने प्रतापनगर में बरसात रोक दी। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अब देखता हूं अग्रसेन, तुम्हें मेरे प्रकोप से कौन बचाता है। जल के बिना सारी धरती सूख गई है। नदी नाले तालाब सब सूख गए हैं। खेती उजड़ गई है। ढोर तो ढोर, अब तो परिवार के लोग भी अन्न और जल के बिना मृत्यु का ग्रास बनने लगे हैं। तब महाराज अग्रसेन ने इंद्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। चूंकि अग्रसेन धर्म युद्ध लड़ रहे थे तो उनका पलड़ा स्वाभाविक रूप से भारी था, जिसे देख देवताओं ने नारद ऋषि को मध्यस्थ बना दोनों के बीच सुलह करवा दी। कुछ समय बाद महाराजा अग्रसेन ने अपने प्रजाजनों की खुशहाली के लिए काशी नगरी जाकर शिवजी की घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न हो उन्हें मां लक्ष्मी की तपस्या करने की सलाह दी। मां लक्ष्मी ने परोपकार के लिए की गई तपस्या से खुश होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि अपना एक नया राज्य बनाएं और वैश्य परंपरा के अनुसार अपना व्यवसाय करें। नए राज्य की स्थापना के लिए महाराजा अग्रसेन ने रानी माधवी के साथ सारे भारत का भ्रमण किया। इसी दौरान उन्होंने एक जगह शेर और भेड़िए के बच्चे को एक साथ खेलते देखा। उन्हें लगा कि ये दैवी संदेश है और यहीं पर अग्रोहा राज्य की स्थापना की गई। ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करें तो वैश्य हिंदू राजा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू के बारे में कौन नहीं जानता। हेमू ने मध्यकाल में 16वीं शताब्दी में भारत पर राज किया था। इसके बाद वो अकबर और बैराम खान से लड़ने के लिए पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। 5 नवंबर 1556 को शुरू हुआ ये युद्ध पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। दुर्भाग्य से आंख में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया और उसकी सेना युद्ध हार गई। बाद में बैरम खां के आदेश के बाद हेमू शहीद हो गया। दानवीर भामाशाह की चर्चा करते हैं। भामाशाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य में 29 अप्रैल 1547 को वैश्य कुल में हुआ। कहा जाता है कि जब महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ जंगलों में भटक रहे थे तब भामाशाह ने अपनी सारी पूंजी महाराणा को समर्पित कर दी। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित महाराणा प्रताप के लिए उन्होंने अपनी निजी संपत्ति में इतना धन दिया था कि जिससे 25,000 सैनिकों का 12 साल का खर्चा चल सकता था। इससे महाराणा प्रताप में नया उत्साह पैदा हुआ और उन्होंने अपनी शक्ति को संगठित कर मुगल शासकों को पराजित कर फिर से मेवाड़ का राज्य वापस हासिल कर लिया। इतना जानने के बाद कोई इनकार नहीं कर सकता, इस देश का अनिवार्य अंग है वैश्य समुदाय। वैश्य समाज की पहचान मूल रूप से वाणिज्य और व्यवसाय से ही है। वैश्य समाज न केवल व्यापार के जरिए
देश के विकास में जुटा रहता है, बल्कि वो लोगों को रोजगार के मौके भी देता है। वैश्य कर्म पर विश्वास करते हैं। यही वजह है कि देश में बड़े बड़े अस्पतालों से लेकर स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, मंदिर बनवाने में वैश्य ही सबसे आगे रहते हैं। देश के कुछ चालाक राजनीतिज्ञों को ये समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये वैश्य समाज, वैश्य समुदाय के लोग जो तन से, मन से, धन से परिपूर्ण हैं, संपन्न हैं, तो ऐसे लोग कहीं और आगे आए तो देश की दशा व दिशा भी तय करने से में इनकी हिस्सेदारी हो जाएगी, इनकी भागीदारी हो जाएगी। एक सोची समझी साजिश के तहत वैश्य समाज को अलग अलग उपवर्गों में बांटने का काम चालू किया। किसी को चौरसिया बताकर, किसी को साहू बताकर, किसी को अग्रहरी बताकर, किसी को अग्रवाल बताकर, किसी को जैन बताकर अलग अलग लोगों में बांटने का काम किया। मंशा सिर्फ एक थी कि ये विद्वान हैं, पैसे वाले हैं, संपन्न हैं, मेहनती लोग हैं। ये लोग अगर एकत्रित हो जाएंगे तो देश पे राज करेंगे, देश की दशा और दिशा तय करेंगे। इनको बांटना बहुत ज़रूरी है। नतीजा ये हुआ कि धीरे 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 वैश्य समाज को इतने टुकड़ों में बांट दिया गया कि अब कोई आदमी बताता है मैं तो अग्रवाल हूँ, मैं तो जैन हूँ, मैं तो साहू हूँ। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी एक साजिश, और उस साजिश का शिकार हुआ वैश्य समुदाय। उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात करें तो 70 के दशक तक यूपी में विधानसभा में वैश्य समुदाय के विधायकों की संख्या 65 से ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन व्यावसायिक जिम्मेदारियों और राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार, अपराध और गुणागणित के चलते अब प्रभावी संख्या बची नहीं है। राजनेताओं ने वैश्य समुदाय के लोगों का अब केवल लंच और मंच की व्यवस्था तक ही हिस्सा रखा है, जबकि कौन नहीं जानता कि महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तक वैश्य समाज ही तो है। जो वर्ग समाज के लिए इतना करता है, जो वर्ग मेहनती है, लगनशील है, प्रयत्नशील है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है, ईमानदार है, देश के लिए ईमानदार है, वो वर्ग कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। कई बार हमारी शालीनता को लोग हमारी कमजोरी समझ लेते हैं, मान लेते हैं तो बनिया है, वैश्य है, इसे दबाया जा सकता है, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यापार में सौम्य व्यवहार, मृदु भाषा, संयम और नम्रता के बिना सफल नहीं हो सकता। वैश्य समुदाय ने अपनी इन्हीं गुणों के आधार पर व्यापार के हर क्षेत्र में सफलता चूमी है। प्राचीन काल में जब ना बैंक थे, ना आवागमन के साधन थे, तब भी वैश्य समाज अपने घर से ऊंट, बैलगाड़ियों में माल भरकर हजारों मील दूर की यात्राएं करते थे, दूर देशों तक व्यापार करते थे। और ये बात उस दौर की है जब रास्ते में डाकुओं का ही खतरा नहीं रहता था, बल्कि कई छोटे शासक भी व्यापारियों के काफिलों को लूट लिया करते थे। फिर भी अपनी जान और पैसे की परवाह किए बगैर वैश्य समाज बेधड़क होकर दूर दूर तक अपने काफिले के साथ व्यापार करते थे। इससे बड़ा साहस और वीरता आखिर क्या हो सकती है? संयम एक गहना है जो सिर्फ वैश्य समाज ही पहन के चलता है। अपने कार्यों में सफलता के लिए दिन रात मेहनत करता है। वैश्य समाज का व्यक्ति जाने किस मिट्टी का बना होता है। कार्य के प्रति लगन, जिस काम में लग जाए, चाहे वो देश के विकास का कार्य हो, अपने व्यापार का कार्य हो, समाज का कार्य हो, इतनी लगन से लगता है कि उसके लिए फिर समय का कोई अभाव नहीं रह जाता। कभी ये दिमाग में नहीं आता कि ये उसका है या इसका है, ये मेरा है या देश के लिए है। करना है तो करना है। आइए हम सब मिलकर इस वैश्य समाज को, गौरवशाली समाज को शेयर करें, आपस में देखें कि वाकई ये समाज है क्या।